गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। आज जो मैंने चैप्टर शुरू किया था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका हमने लास्ट ट्रिपल पॉइंट तक हमने देखा था। वहाँ पे सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन ये हमने देखा था। आज हम उससे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लैटेंट हीट। उसका नाम है लैटेंट हीट। ठीक है, अभी लैटेंट हीट चीज़ क्या है, ये है क्या? लैटेंट हीट है, हीट तो हमारा एनर्जी का ही रूप है। हीट तो हमारा एनर्जी का ही रूप है। और लैटेंट वही है जो हिडन रहता है। ये उसका इंटरनल मीनिंग है। ठीक है, लैटेंट हीट मीन्स हिडन एनर्जी। हर एक सब्सटेंस पे एक हिडन एनर्जी रहता है। ठीक है, दैट मीन्स ये तो हो गया इसका एब्रीविएशन। अब इसका डेफिनेशन अगर हम, क्योंकि किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट हम जानने के लिए अगर हम देखें तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 unit of mass undergoes its change of state. अब हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था। चेंज ऑफ स्टेट क्या था? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड और लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, नाम क्या था? फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ये हमने देखा था। तो लैटेंट हीट वही है कि कितना एनर्जी लगेगा, हीट एनर्जी लगेगा रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन यूनिट 1 kg, 1 ग्राम, ठीक है, 1 पाउंड यूनिट ऑफ मास अंडरगोस इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको बोलेंगे हम लैटेंट हीट और हिडन एनर्जी। ठीक है, हर एक सब्सटेंस पे रहता है। ठीक है, जैसे कि आइस क्यूब को अगर हमने हीट दिया तो ये वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक आइस को वाटर पे कन्वर्ट होने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? मान के चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यही एनर्जी आइस के अंदर छुपा हुआ है। यही एनर्जी आइस की, इतनी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब जाके ये आइस क्यूब वाटर पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही जो एनर्जी है, यही जो इंटरनल एनर्जी है, इसी को बोलते हैं हम लैटेंट हीट। ठीक है, अभी लैटेंट हीट क्या है? हिडन एनर्जी है। जो जिसका सब्सटेंस है, जिस तरह का उसका सब्सटेंस है, उस तरह का भी उसका हीट एनर्जी रहेगा। अगर वो हमने अचीव कर लिया तो ये सॉलिड अगर है तो लिक्विड पे कन्वर्ट हो गया, लिक्विड अगर है तो गैस पे कन्वर्टेड हो गया। ठीक है, अभी लैटेंट हीट को फिजिक्स में लैटेंट हीट को 3 भागों में तोड़ा गया है। लैटेंट हीट को 3 भागों में तोड़ा गया है। 3 भाग नहीं, एक्चुअली मेजरली 2 भागों में तोड़ा गया है। एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नंबर वन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जब सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। ये तो हमने पढ़ा था, आगे के लेक्चर पे हमने पढ़ा था। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और नंबर 2 लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अभी वेपोराइजेशन क्या है? लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, तो लैटेंट हीट को 2 पार्टों में तोड़ा गया है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी फ्यूजन क्या था? सॉलिड जब लिक्विड पे कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और उसी फ्यूजन को पर्टिकुलर जो हिडन टेम्परेचर रहेगा, कोई भी सब्सटेंस का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, उसी को बोलेंगे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यानी फ्यूजन होने के लिए, फ्यूजन प्रोसेस के लिए जितना अमाउंट ऑफ हिडन एनर्जी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे रहेगा, यानी यूनिट ग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को
अगर लिक्विड पे कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो यही है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यूनिट ग्राम ऑफ लिक्विड को गैस पे कन्वर्टेड होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया? ये तामझाम उतार लो कॉपी पे पहले। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी हम देखेंगे कि इसका तो डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया है। अगर पर्टिकुलर से अगर हम लिखे भी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन होगा यानी 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जानने के लिए। किताब तो मैंने डेफिनेशन तो मैंने शीट पे प्रोवाइड कर दिया है। तो हीट रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, एक सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्टेड को प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, और जितना अमाउंट ऑफ हिडन एनर्जी लगेगा उसी को बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको हम LF से डिनोट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको हम LF से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, और नंबर 2 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वही है यूनिट मास ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। यूनिट मास ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको हम LV से डिनोटेड करते हैं। इसको हम LV से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को हम अभी ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर। ठीक है, कैलोरीमेट्री हम तभी यूज करेंगे जब हीट का ट्रांसफर होगा। कैलोरीमेट्री का हम तभी यूज करेंगे जब हीट का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी की ओर। ठीक है, अभी एक बॉडी सपोज पकड़ लो A, ये हम पढ़ेंगे जब थर्मोडायनामिक्स करेंगे तब हम पढ़ेंगे। एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। ठीक है, अब इसको हमने एक ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब A बॉडी है, मान के चलो A बॉडी है बहुत ही गर्म हॉट, और B बॉडी है कूल्ड। ठीक है, तो A बॉडी से B बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। A बॉडी से लेकर B बॉडी की तरफ ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होगा। यानी बॉडी A हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट लॉस करेगा। ठीक है, और बॉडी B क्या करेगा? हीट गेन करेगा। जितना अमाउंट ऑफ ये लॉस करता रहेगा उतना अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? 4 लाख 10 लाख ईयर? नहीं, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मींस दोनों तरफ का टेम्परेचर हमारा इक्वल ना हो जाए। मान के चलो इस तरफ का टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस, मान के चलो इस तरफ का टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस, ये इससे ज्यादा है, तो तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। ये गर्म के ये ठंडा के हीट का फ्लो होता रहेगा, गर्म से लेके ठंडा की तरफ। तो हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर हमारा इक्वल ना हो जाए। इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तब तक हमारा हीट का फ्लो चलता रहेगा जब तक हमारा T1 = T2 ना हो जाए। ठीक है, T1 = T2 ना हो जाए तब तक हीट का फ्लो होता है। ये हम थर्मोडायनामिक्स पे हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। हीट का ट्रांसफर कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब एक लोहा के रॉड को हमने आग पे डाल दिया और पीछे की तरफ से हमने पकड़ा, तो लोहा का रॉड से हीट क्या होगा? ऐसे फ्लो होके हमारे हाथ पे आके लगेगा। हमारा हाथ क्या है? कोल्ड बॉडी है। रॉड क्या है? हॉट बॉडी है। तो हॉट से लेके कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। यानी टेम्परेचर का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हमारा हीट का ट्रांसफर होगा। और ये हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या नहीं हो जाए?
इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो हीट ट्रांसफर 3 प्रोसेस पे होता है, 3 मोड है हीट ट्रांसफर का, 3 मोड है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, हम डिटेल्स पे पढ़ेंगे, और नंबर 3 रेडिएशन। ठीक है, हीट ट्रांसफर को 3 पार्टों में, 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला भाग है कंडक्शन, दूसरा भाग है कन्वेक्शन, तीसरा पार्ट है हमारा रेडिएशन। 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये उतार लो कॉपी पे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिटेल्स पे आलोचना करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम थर्मल कंडक्शन। यह हीट ट्रांसफर का पहला मोड जो है, फर्स्ट मोड जो है कंडक्शन, ये हम स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, अभी कंडक्शन ऐसा एक प्रोसेस है जो मैंने बोला था, हॉट बॉडी से लेके, हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड तक हीट का फ्लो होगा। अगर हमने ऐसे रॉड को आग पे दे दिया तो आग वाला जो पॉइंट है वो है हॉट एंड, और जो आग नहीं वाला पॉइंट है जिसको हमने हाथ से पकड़ा है वो है कोल्ड एंड। तो हीट का फ्लो होगा हॉट एंड से लेके कोल्ड एंड की तरफ। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। दैट मीन कंडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट from hotter end of a body, from hotter end of a body to colder end, hotter end of a body to colder end। ठीक है, hotter end से लेकर कोल्डर एंड तक जिस प्रोसेस के जरिए हीट का फ्लो होगा, जिस प्रोसेस के जरिए हीट का ट्रांसफर होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, the process of transfer of heat from hotter end of a body to the colder end, the process is called conduction process। ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे हम आग दे रहे, यहाँ पे हम हीट दे रहे, तो यहाँ का टेम्परेचर सपोज पकड़ लो T1 डिग्री, और यहाँ का टेम्परेचर पकड़ लो हम T2 डिग्री। तो हमारा T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा, तो हीट का फ्लो होगा T1 से लेकर T2 की तरफ, T1 से लेकर T2 की तरफ हमारा हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। यही जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हीट हो गया ज्यादा, इस पॉइंट में हीट हो गया कम। इसमें तो हीट तो नहीं है क्योंकि कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम हॉटर एंड से लेकर कोल्डर एंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया, हमें टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, यानी T1 माइनस T2 हो गया, T1 माइनस T2 हो गया। अभी मैंने कहा था टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट का क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो कंडक्शन वही प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड से लेकर कोल्डर एंड तक, गर्म पॉइंट से लेकर ठंडा पॉइंट तक जिस प्रोसेस के जरिए हीट का फ्लो करता है, ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, अभी यही पार्ट गर्म क्यों होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा। देखो सब्सटेंस में क्या रहता है, फ्री मॉलिक्यूल्स रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अभी हम अगर एनर्जी देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में वाइब्रेटेड करते रहेंगे, कलीशन होता रहेगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर कलीशन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कलीशन होता रहेगा। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कलीशन होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन होगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि कलीशन से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड। देखो एनर्जी हमारा क्या है, कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इधर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके जा रहा है हमारा हीट एनर्जी की तरफ, यानी जितना भी मॉलिक्यूल एक वेलोसिटी से ऐसे स्पीड से मूव करता रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव करता रहेगा, जितना ज्यादा हीट हम देंगे उतना ज्यादा स्पीड से ये मूव करेगा, उतना ज्यादा कलीशंस होगा, उतना ज्यादा वाइब्रेशंस होगा, उतना ही ज्यादा हमारा हीट का फ्लो होगा।
हीट का फ्लो होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही जल्दी, जितना ज्यादा हीट होगा, जितना ठंडा ये दूसरा प्रांत होगा, उतनी ही जल्दी से ये क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का फ्लो होगा। एंड दिस प्रोसेस इज नेम्ड कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसी कंडक्शन प्रोसेस के अंडर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट वही है, टेम्परेचर ग्रेडियंट is defined as rate of change of temperature, rate नहीं, change of temperature with respect to the distance, change of temperature with respect to the distance minus, ठीक है। and it is defined as the rate of change of temperature of different cross section with distance, rate of change of temperature with different cross section of the distance, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट वही है। सपोज पकड़ के चलो ये रॉड है, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर सपोज है T1, यहाँ का टेम्परेचर सपोज T2, यहाँ का पकड़ लेते हम T3 और यहाँ का पकड़ लेते हम T4, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम हीट देंगे तो ये पॉइंट ज्यादा गर्म हो गया, इस पॉइंट पे अगर हम ज्यादा हीट देंगे तो इस पॉइंट पे ज्यादा हीट हो गया, इस पॉइंट पे ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर जितना है यही टेम्परेचर यहाँ पे तो नहीं है, इसके तुलना में ये टेम्परेचर थोड़ा कम है इस जगह का, इस क्रॉस सेक्शन का। मान के चलो इस क्रॉस सेक्शन का, सपोज इस क्रॉस सेक्शन का x1, सपोज इस क्रॉस सेक्शन का सपोज पकड़ लो x2, इस क्रॉस सेक्शन का पकड़ लो x3, इस क्रॉस सेक्शन का पकड़ लो सपोज x4, ठीक है। अबे इसी क्रॉस सेक्शन पे हमने टेम्परेचर अप्लाई किया T1, इसी क्रॉस सेक्शन पे हमने टेम्परेचर अप्लाई किया T1, तो इस क्रॉस सेक्शन पे इस टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा तुलनामूलक में इस पॉइंट पे, इस तुलना में इस पॉइंट पे इस पॉइंट की तुलना में कम होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे इस क्रॉस सेक्शन की तुलना में कम होगा, इसी क्रॉस सेक्शन पे इस क्रॉस सेक्शन की तुलना पे कम होगा टेम्परेचर, उतना ही ज्यादा कम होगा इस क्रॉस सेक्शन पे, उतना ज्यादा कम हो गए इस क्रॉस सेक्शन पे। यानी यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अगर इसी टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम क्रॉस सेक्शन के विड्थ से अगर हम डिवाइड कर दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझ में आया, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है। दैट मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस पर यूनिट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी अमाउंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, सिंपल डेफिनेशन, किताबी कोई डेफिनेशन नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ठीक है। अभी हमने निगेटिव साइन क्यों दिया है, अगर हमने निगेटिव साइन क्यों दिया है, अभी मान के चलो इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, ईच एंड एवरी टेम्परेचर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हमारा बढ़ता ही रहेगा। ये T2 बढ़ जाएगा T3 के मुकाबले, कुछ समय बाद ये T3 बढ़ जाएगा T4 के मुकाबले। यानी नेगेटिव साइन इसीलिए दिया है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ डिक्रीजेस विथ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ डिक्रीजेस विथ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये इधर से क्रॉस सेक्शन कमता ही आ रहा है, कमता ही, इधर पे क्रॉस सेक्शन कमता ही आ रहा है, कमता आ रहा है, तो जितना क्रॉस सेक्शन कमता जा रहा है उतना टेम्परेचर हमारा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी,
ये हेडिंग डालो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, अगर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई अगर H है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई अगर H है, तो ये AH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक हीट तो कंडक्टर की तरफ से ही कंडक्ट करेगा, ठीक है, इंसुलेटर से थोड़ा कंडक्ट नहीं करेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट अगर H है तो ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा एरिया से, यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमको लगेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर ले तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a dt/dx। प्रोपोर्शनल से अगर हम इक्वल्स टू पे कन्वर्ट करें तो H इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k a dt/dx, ठीक है, वेयर k इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर k, इसी k को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इतना तामझाम उतार लो कॉपी पे, 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। अच्छा, अभी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 H इक्वल्स टू -ka dt/dx। अगर dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो H dx इज इक्वल्स टू -ka dt, ठीक है। अभी हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। हीट तो हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा dx। x तो हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो मान के चलते हैं क्रॉस सेक्शन x1 है और क्रॉस सेक्शन हमारा x2 है, या फिर xi पकड़ लेते हैं इनिशियल क्रॉस सेक्शन और xf फाइनल क्रॉस सेक्शन पकड़ लेते हैं। तो -ka dt के ऊपर हमारा इंटीग्रेशन रहेगा, तो इनिशियल टेम्परेचर Ti पकड़ लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर हम Tf पकड़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा, H ब्रैकेट फाइनल लिमिट dx का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा x, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट xf माइनस xi, दैट मीन्स लेंथ क्रॉस सेक्शन फाइनल माइनस क्रॉस सेक्शन इनिशियल माइनस ka टेम्परेचर फाइनल, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है। तो xf माइनस xi क्या होगा, ये xf फाइनल, ये xf फाइनल और ये xi इनिशियल, अगर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो H इक्वल्स टू हो गया -ka ब्रैकेट Tf माइनस Ti डिवाइडेड बाई L, वेयर L इक्वल्स टू xf माइनस xi, ठीक है। समझ में आया? इतना उतार लो कॉपी पे। अच्छा, अभी अगर H अगर सप्लाई ऑफ हीट है और Q अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो Q इक्वल्स टू H इंटू T। T हमारा टाइम है, ठीक है, T हमारा टाइम है, तो Q इज इक्वल्स टू H इंटू T, ठीक है सर, एकदम पूरा ठीक है ना। ओके, तो इस पे हम H का वैल्यू बिठाते हैं -ka
टी एफ माइनस टी आई, यानी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यही हो गया हमारा फाइनल रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी ऊपर का अगर जो इक्वेशन है, ऊपर का जो इक्वेशन है, ये देखो ऊपर का जो इक्वेशन है, ऊपर का जो इक्वेशन है, यहां पे अगर A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर हमने बिठा दिया, टेम्परेचर डिफरेंस टी एफ माइनस टी आई, इसका डिफरेंस अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, L इक्वल्स टू अगर 1 मीटर रख दिया और T इक्वल्स टू 1 सेकेंड अगर रख दिया, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के। यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हम यहां से लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा? द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव एनर्जी, द डिक्रीजिंग एनर्जी फॉर व्हिच एन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हैविंग यूनिट लेंथ passes for 1 second। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज the decreasing amount of energy supplied for 1 second having unit length, having temperature difference as unit degree centigrade, having cross sectional area with 1 meter square। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते। आशा करता हूँ ये सब तुम लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी तरह से तुम लोग प्रिपरेशन भी करोगे। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।